हेलो वीवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। घटनाचक्र पूर्वावलोकन इतिहास की सीरीज़ हम लोग कर रहे थे। अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम इस टॉपिक के 40 क्वेश्चन को कर चुके हैं। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। अगर नहीं भी पसंद आए तो आप लोग डिसलाइक करिएगा, लेकिन कारण जरूर बताइएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया। चलिए शुरू करेंगे। आज का पहला सवाल है, किसने ये विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति को घिनौनी कहने वाले कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स ने ये विचार व्यक्त किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अंग्रेजी हस्तक्षेप से सूत काटने वाला तो लंकाशायर में रहता है। तंतुवाय बंगाल और उसका आर्थिक आधार समाप्त होने के कारण लगभग लुप्त हो गया है। लाखों चरखों और हथकरघों ने असंख्य काटने वाले बुनकरों का जन्म दिया तथा वे समाज के केंद्र बिंदु बने रहे थे। किंतु अब इस देश में यानी विदेशी सूती कपड़े की मानो बाढ़ आ गई है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता था सर आर्थर कॉटन को। सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता था। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था हेतु उल्लेखनीय कार्य किया। इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। औरंग, बेनियान, मिरासीदार ये राजकोष का प्रभारी, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, राज्य का नामित राजस्व दाता। इनको हम लोग अभी देखेंगे। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका 2 और 3 सुमेलित है। व्याख्या देख लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। औरंग फारसी का शब्द है जिसका अर्थ होता है गोदाम। यहाँ पर बिक्री से पहले माल का भंडारण किया जाता था। औरंग शब्द का प्रयोग कई बार कार्यशालाओं यानी वर्कशॉप्स के लिए भी किया जाता है। बेनियान यानी बनिया पारंपरिक वणिक समुदाय के व्यापारी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में कंपनी एवं भारतीय कारीगरों के बीच मध्यस्थ यानी मीडिएटर का काम करते थे। मिरासी अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है उत्तराधिकार। रैयतवाड़ी प्रणाली में सरकार द्वारा मिरासीदारों को राज्य का इकलौता नामित राजस्व दाता माना गया है। बताइएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था को भारत में लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम था भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि करना, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि करना, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण करना या नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि करना। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था कि भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण करना। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति उफान पर थी, अतः इंग्लैंड को अपने उद्योगों के लिए सस्ते माल की आवश्यकता थी। इस प्रकार भारत कच्चे माल का उत्पादन करने वाला देश बनकर रह गया। इसके अतिरिक्त भारत में पूंजीवादी व्यवस्था के बढ़ने के साथ साथ नई लगान नीति के कारण किसान को अब नकद राशि की आवश्यकता थी। इसीलिए किसान भी उन फसलों को उगाने के लिए विवश हुए जिनका बाजार में क्रय विक्रय हो सके, जबकि इससे पूर्व किसान केवल उन्हीं फसलों को उगाता था जिनकी खपत स्थानीय स्तर पर होती थी। चाय, रबर, कॉफ़ी, नीलम, रेशम, जूट और तंबाकू जैसी वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन की शुरुआत हो गई, जो ब्रिटिश पूंजीवाद की पहली पसंद थी। इन फसलों के लिए उन्हें यूरोपीय बाजारों में अत्यधिक कीमत प्राप्त होती थी। इस प्रकार उत्पादन के स्वरूप और प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन हुए, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से सबसे ज़्यादा जो व्याख्या करने वाला है वो है भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारतीय कुटीर उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। इस युग को भारत में अनौद्योगिकरण का काल कहते हैं। इसके लिए अग्रलिखित नीतियां उत्तरदायी थीं। भारत पर मुक्त व्यापार नीति को लागू करना, भारतीय माल पर अत्यधिक चुंगी या कर लगाना, ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत से कच्चे माल का निर्यात करना। ये हमारे यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे कम कीमत पर और वहाँ जाकर इसको ज़्यादा कीमत पर बेचते थे। रेल मार्गों का विकास, विदेशी निर्माताओं को उद्योग लगाने के लिए विशेष सुविधाएं देना आदि।
इन सभी कारणों ने मिलकर भारतीय परंपरागत दस्तकारी उद्योग का विनाश कर दिया। इस संबंध में कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि ये अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी को तोड़ दिया, चरखे का नाश कर दिया तथा जो देश सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था उसे सूती वस्त्रों से भर दिया। गाइज, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति पर, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ से सवाल बनते ही बनता है। चलिए इसको शुरू करेंगे। अगर आप लोगों को ये नोट्स इंपॉर्टेंट लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। चलिए बात करते हैं इसकी नोट्स पे। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना ने ये अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। पूछा जाता है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या है, तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और मना कर दिया। एक सैनिक थे मंगल पांडे, इन्होंने अपने एजेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। अंग्रेजों द्वारा 34वीं NI रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। तो 34वीं NI रेजिमेंट, इसको भी याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थीं, जिनसे तंग आकर अंततः विरोध का ज्वालामुखी फट गया। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोषों तथा चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य तथा महत्वपूर्ण कारण बताया है। परंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया कि चर्बी वाले कारतूस ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण अथवा सबसे प्रमुख कारण नहीं था। चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी जिसने उन समस्त विस्फोटक पदार्थों जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए थे आग लगा दी और जिसने दावानल का रूप धारण कर लिया। देखिए, आपको यहाँ पे वन वर्ड भी मिल जाता है, दावानल। इसका अर्थ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कहाँ से हुआ, मेरठ से हुआ था 10 मई को। यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। अपने अधिकारियों पर गोली चलाई तथा अपने साथियों को मुक्त करवाकर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। जनरल हैविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक याद रखिएगा, कमल और रोटी था। ये पूछा गया है, वनडे में भी एग्जाम में भी पूछा जाता है, PCS एग्जाम में भी ये पूछा गया है। बरेली के रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की, यानी उसका नेतृत्व किया। बरेली में कौन थे? बहादुर थे, खान बहादुर। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया। रानी लक्ष्मीबाई, इनका मूल नाम था मणिकर्णिका। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में यूपी में है। इनका जन्म यूपी में ही हुआ था और उनके पिता मोरोपंत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र मात्र कितनी थी? 13 साल की थी। 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ और उनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थीं। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। पूछा जाता है, 2 सवाल आपको यहाँ से मिल गए। व्यपगत सिद्धांत को लाने वाला कौन था? डलहौजी। और 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत डलहौजी के द्वारा।
झांसी में जून 1857 में महारानी रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ, यानी इसका शुभारंभ हुआ। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। तो पूछा जाता है रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ पर नेतृत्व किया था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का? झांसी में। और इसको दबाने वाला जो अंग्रेज था वो कौन था? जनरल ह्यूरोज था। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ये कहने वाला कौन था? ह्यूरोज। लखनऊ जो अवध के क्षेत्र में आता था, लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 में हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे ब्रिजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। ये भी पूछा जाता है लखनऊ में विद्रोह का जो नेतृत्व करने वाली कौन थी? बेगम हजरत महल। गाइज ये इंपॉर्टेंट है, इनको मैचिंग में पूछा जाता है तो आप लोग याद रखिएगा। बरेली में कौन थे? खान बहादुर थे। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई थी और लखनऊ यानी अवध में कौन थी? बेगम हजरत महल थी। प्रशासन की बागडोर इन्होंने अपने हाथों में ले ली और अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। 1857 के विद्रोह को झांसी में दबाने वाला था ह्यूरोज था और लखनऊ अवध में इसको दबाने वाला कौन अंग्रेज था? कैंपबेल था। नाम याद रखिएगा, बहुत पूछे जाते हैं। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब, इनका नाम क्या था? नाना धोंदो पंत, इनको पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। गाइस अगर आपको क्लास इंपॉर्टेंट लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। इन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किया था। इन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। तात्या टोपे 1814 से 1859 ईस्वी को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तात्या टोपे का नाम क्या था? इनको किस नाम से जानते हैं? तो रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के भारतीय विद्रोह के ये प्रमुख नेता थे और इनका जन्म महाराष्ट्र के येओला गांव में हुआ था। उनके एक विश्वसनीय मित्र थे मान सिंह। इन्होंने इनको धोखा देकर उस समय इनको पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगलों में अपने कैंप में सो रहे थे, शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। तो ये भी पूछा गया है कि तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तो 18 अप्रैल 1859 को। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे। बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले जो वर्तमान भोजपुर जिले हैं, इसके जगदीशपुर से संबंधित थे। तो झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई थी। अवध यानी लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। कानपुर में तात्या टोपे नाना साहब थे और जगदीशपुर में कौन थे? ये कुंवर सिंह थे। ये मैचिंग में पूछे जाते हैं। असम में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान थे मनीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पोत कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेज़ों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैज़ाबाद में, तो फैज़ाबाद में कौन थे इसका नेतृत्व करने वाले? मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वे मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वे फैज़ाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा, सारे लोग काफिर अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। कहने वाले कौन थे? अहमदुल्ला शाह। इनके बारे में अंग्रेज़ों ने कहा है कि वे अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। 1857 के विद्रोह को मिर्ज़ा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। तो ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा हुआ है कि अपनी आंखों से देखने वाले 1857 के कौन से ये थे? मिर्ज़ा गालिब थे। इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेज़ों की
की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद की मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। देखिए, हमारे भारत में उस टाइम भी एकता नहीं थी, जिस कारण से इन अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर इतने टाइम तक शासन किया। और एकता की आज भी कमी है। हम लोग इतना लड़ाई झगड़ा आपस में करते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, तभी ये बाहरी शक्तियाँ हमको अपना गुलाम बना के रखी थी इतने टाइम तक। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को ये अपनी लपेट में नहीं ले सका। ये दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका था। तो याद रखिएगा, पूरे देश में ये नहीं फैला था। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निज़ाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की थी। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्वालियर में कौन थे। ग्वालियर में सिंधिया थे, इंदौर के होलकर और हैदराबाद के निज़ाम और जोधपुर में राजा होते थे। ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इनको याद रखिएगा। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध यानी तरंग रोधक की तरह काम किया, वरना ये तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था इतना ज़्यादा भयंकर था कि इन लोगों को, अंग्रेज़ों को तभी भगा सकता था, लेकिन हमारे देश में उस समय शासक और सरदारों में एकता नहीं थी। इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, भारतीयों का साथ पूरी तरीके से नहीं दिया। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। अगर आप लोग मेंस लिखते हैं तो उसमें ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड है, याद कर लीजिएगा, कौन था? कैनिंग था। इसका टाइम पीरियड 1856 से 62 था। विद्रोह के समय कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था और कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था, तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय। तो याद रखिएगा, अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय कौन था? ये कैनिंग था। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। ये भी पूछा हुआ है, किस गवर्नर जनरल या वायसराय के टाइम में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी? तो कैनिंग के टाइम में। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के समय में ही पारित हुआ था। 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से अभिहित किया जाता है, जाना जाता है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेरसे कमांडिंग ऑफिसर थे। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, विंस कार्ड पामस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये पूछा हुआ है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस कार्ड पामस्टन। इनका कार्यकाल 1855 से 58 और 1859 से 1865 ईस्वी तक था। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी था। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था, उनमें अनुशासन की कमी थी। ये कारण है, अगर मेंस में लिखते हैं तो 1857 की असफलता के कारणों में ये महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग लिख सकते हैं। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में
दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ और 23 सितंबर 1857 को उसकी मृत्यु हुई थी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील की मृत्यु हुई थी। ये यहाँ पे इनको दबाने वाले नेता थे या इनके अंग्रेज थे। सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर ही अवध में कुशासन का आरोप लगा करके डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत अवध को या लखनऊ को हड़प लिया था। आउटरम का विचार था कि ये मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार ये केवल सैनिक विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। इनको याद रखिएगा। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसकी पुस्तक है? ये वी.डी. सावरकर की। उन्होंने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था और 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन S.N. सेन, जिनकी पुस्तक थी 1957 में प्रकाशित हुई थी। 1857 कब प्रकाशित हुई थी? 1957 में प्रकाशित हुई थई। याद रखिएगा, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी? असबाब बगावत हिंद 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। भारत सरकार द्वारा R.C. मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण इन्होंने ये कार्य करने से इनकार कर दिया और अपनी पुस्तक द सिपोय म्यूटिनी एंड द रेबिलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ये बुक किसकी है? तो याद रखिएगा, R.C. मजूमदार की है। मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था कहा था। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। ये उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद, जो वर्तमान प्रयागराज है, इसमें हुए दरबार में कैनिंग के द्वारा उद्घोषित की गई थी। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना आदि शामिल थे। ये वाला क्वेश्चन हिस्ट्री में भी पूछा जाता है और आपको पॉलिटी में भी पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया। सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की, तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन, जिसको पील आयोग भी कहते हैं, इसका गठन किया। तो पील आयोग का गठन कब किया गया था? 1858 में। किसकी अध्यक्षता में? जोनाथन पील की अध्यक्षता में, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई, तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से जो अनुपात था वो 1:2 का रखा गया, जबकि मद्रास और बम्बई में ये अनुपात 1:3 का रखा गया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। गाइज, ये टॉपिक के नोट्स कंप्लीट होते हैं। कल को हम इसका प्रश्न कोश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बाय।